बच्चों टॉपिक है फैक्टर्स कॉजेज असेंशियल कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन या फिर इंटरनेशनल बिजनेस। ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ के लिए किन किन असेंशियल कंडीशंस का होना जरूरी है ताकि ग्लोबलाइजेशन का ग्रोथ हो सके, जिसमें से फर्स्ट है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिड्यूस अननेसेसरी restrictions एंड कंट्रोल ऑन बिजनेस यूनिट्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा बिजनेस यूनिट्स पर जो भी अननेसेसरी restrictions एंड कंट्रोल लगाई जाती हैं उनको रिड्यूस करना लिबरलाइजेशन कहलाता है। मीन्स प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना, अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज पर लगाए जाते हैं उनके रिगार्डिंग रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंपोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के रिगार्डिंग रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना, फॉरेन ट्रेड पर जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं उनको रिड्यूस करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इनफ्लो एंड आउटफ्लो पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं उनके रिगार्डिंग रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना। इसके अलावा लिबरल पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लिबरल पॉलिसी को फॉलो करना ताकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी प्रमोट होगा। नेक्स्ट है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब होता है ट्रेड एग्रीमेंट्स अमंग मैनी नेशंस विद एमरजेंस ऑफ वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO, IMF, UNCTAD, ट्रेड चेंज्ड इट्स रूट फ्रॉम बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स टू मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। पहले क्या होता था, कंट्रीज़ के बीच में बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते थे। बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब है जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते थे वो बिटवीन टू कंट्रीज़ होते थे। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के आने से जैसे WTO, IMF, UNCTAD इनके इस्टेब्लिशमेंट से क्या हुआ, जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। तो जब वेरियस कंट्रीज़ में क्या होंगे, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे तो इससे क्या होगा, जो फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ेगी और कंट्रीज़ की जो इंटरडिपेंडेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब कंट्रीज़ में फॉरेन ट्रेड बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होगा, ग्लोबलाइजेशन का ग्रोथ होगा। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स। ऊपर जो था ये थे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स जो थे ट्रेड से रिलेटेड थे। इसमें मल्टीलेटरल जो एग्रीमेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। मैनी नेशंस ऑफ वर्ल्ड एंटर इनटू एग्रीमेंट टू रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड के काफ़ी सारे नेशंस ने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो एंड आउटफ्लो पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगी थी उनको रिमूव करने के लिए एग्रीमेंट किए। तो इससे क्या होगा, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो लगी हुई रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा तो इससे मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो इजीली अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी। इसी का एक एग्जांपल है WTO प्लेटफार्म पर ट्रिम का, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो WTO प्लेटफॉर्म पर जो एग्रीमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इसमें जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं वो ये हैं कि जो भी फैसिलिटीज़ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाएंगी कंट्री के द्वारा, वही सेम फैसिलिटीज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी दी जाएंगी। इसके अलावा जो 100% फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन है उसको अलाउ कर दिया गया। इसके अलावा कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी एरिया के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है सफिशेंट रिसोर्सेज। अगर कोई भी बिजनेस यूनिट ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड होना चाहती है तो उसके पास जो है सफिशेंट रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, तभी वो ग्लोबल लेवल पर अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकती है। तो सफिशेंट रिसोर्सेज मीन्स उसके पास सफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, मैनेजरियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, पॉपुलर ब्रांड्स होनी चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए। तो ये सारे जो सफिशेंट रिसोर्सेज हैं एक बिजनेस यूनिट के पास होने चाहिए, तभी वो ग्लोबल लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। तो जब एक बिजनेस यूनिट के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो वो ग्लोबल लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, तो इससे ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक बिजनेस यूनिट के पास अगर सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं तो वो ग्लोबल लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है और इससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन का ग्रोथ होगा।
नेक्स्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज। अगर किसी बिजनेस यूनिट के पास कंपैरेटिव एडवांटेज हैं, जैसे अबंडेंट सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्केल्ड लेबर, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांड इमेज। तो अगर किसी बिजनेस यूनिट के पास ये सब जो है कंपैरेटिव एडवांटेज अगर किसी बिजनेस यूनिट के पास हैं, तो वो इजीली ग्लोबल लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। और इससे क्या होगा, जब वो ग्लोबल लेवल पर बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगी, तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी प्रमोट होगा। इसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। पहले के मुकाबले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुई है। इसमें जो एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका डेवलपमेंट हुआ है, पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा जो कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें डेवलपमेंट हुआ है। तो इससे क्या होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डेवलपमेंट होगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की इम्प्रूवमेंट होगी, तो जो फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ेगी, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगी तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी प्रमोट होगा। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहले के मुकाबले जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई है। इससे क्या हुआ, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग वेरियस नेशंस हैज़ बिकम वेरी इजी। तो इन सब की वजह से जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करना आसान हो गया है, और इससे क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो प्रमोट हुआ है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ अदर countries. Some developing economies like Korea, Thailand, Hong Kong, Singapore, which adopted the process of globalization, achieved the new heights of economic success. काफ़ी सारे जो इकोनॉमीज थी जैसे कोरिया, थाईलैंड, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, इन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ का जो था इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। इसी तरह से चाइना ने भी ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया और चाइना का भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। तो ये सब कंट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो इंडिया एंड अदर इकोनॉमीज़ को इंस्पायर करती है ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन। जब कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ होगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो जब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी प्रमोट हुआ। नेक्स्ट है गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए या ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का होना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट फैसिलिटीज़, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट्स। तो जब किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या चाहेंगी, उन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी। तो इससे क्या होगा, जब कंट्रीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा है तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है उस कंट्री की तरफ अट्रैक्ट होंगी और वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कंट्रीज़ में तो इससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन का प्रमोशन होगा। लास्ट है ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी। करेंसी एक्सेप्टेड एट इंटरनेशनल लेवल इज़ मस्ट। ये क्या कहते हैं कि ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल हो। इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड इंक्रीज द इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो इससे क्या होता है, जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं उनको करना आसान हो जाता है और इंटरनेशनल जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती है। तो इसी तरह से ग्लोबली एक्सेप्टेड जो करेंसी थी वो IMF ने इशू की, जैसे मतलब 5 करेंसीज ली थी, US की डॉलर, ब्रिटिश की पाउंड, यूरोपियन की यूरो, जापानीज़ की जेन एंड चाइनीज़ की रेनमिनबी। इसके अलावा जो IMF था उसने स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को भी इशू किया। तो ये तो थी कंडीशंस ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है।